हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का पृथक्करण। तो उसी में ही हम टॉपिक पढ़ रहे थे संघनन, यानी कि कंडेंसेशन क्या है। अब इससे पहले हमने बहुत सारे अलग अलग मेथड्स पढ़ लिए थे सेपरेशन के, जैसे कि विनोइंग है, थ्रेसिंग है, हैंड पिकिंग है, सब्लिमेशन है। ठीक है, सॉरी सब्लिमेशन नहीं, सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, ठीक है, कोआगुलेशन है, लोडिंग है। ये तो जैसे कि इवेपोरेशन है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हम अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे हमने। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है संघनन। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है सेपरेशन का। तो देखो, इससे पहले हमने बात की थी इवेपोरेशन की, कि इवेपोरेशन क्या है, यानी कि वाष्पीकरण क्या है और कैसे वाष्पीकरण से हम पदार्थों को सेपरेट करते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं संघनन की। तो संघनन क्या है, तो इसको समझते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पर इमेज भी दिख रही है, तो कई चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी, कई चीजें आपको समझ भी आ रही होंगी। तो आप मान लीजिए फ्रिज से आपने कोई बॉटल निकाली है। अब फ्रिज से निकाली है बॉटल, तो बॉटल जरूर ठंडी तो होगी, है ना। बॉटल में पानी है जो भी है, लेकिन अंदर पानी है बॉटल के, है ना। पानी आपने बॉटल में भरा हुआ है और आपने उसको फ्रिज में रख लिया था काफी समय के लिए। अब आपने इस बॉटल को बाहर निकाला है, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या आप देखते हो? तो आपको दिखता है ठीक है, चलो। तो आपको क्या दिखता है जब आप बॉटल को फ्रिज से बाहर निकालते हो? तो आप देखते हो थोड़ा समय के बाद, है ना, 5 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद क्या होता है, इसके किनारों पर ऐसे ड्रॉपलेट्स जमा हो जाती है ना। पानी की जो बूंदे हैं वो देखने को मिलती है बॉटल के बाहर से, अंदर से नहीं। अंदर से तो पानी है ही, बाहर से इस तरीके से आपको बूंदे देखने को मिलती हैं। अब ना तो इसके पास आसपास कोई पानी था, पानी तो बॉटल के अंदर है, आसपास भी कोई पानी नहीं है। ठीक है, और थोड़ा देर बाद आप देखोगे बॉटल का जो बॉटम है वो काफी ऐसा गीला हो जाता है, वहां पर जो है काफी पानी गिर जाता है। तो इस तरीके से गीला, इस तरीके से ये काफी गीला गीला सा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? बॉटल, पानी तो बॉटल के अंदर है, तो ये बाहर पानी कैसे आया? क्या ये कोई मैजिक है ना? पानी कहाँ से आया? तो चलो, मैजिक नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। तो होता क्या है, जो हमारी एयर है, अब एयर अराउंड अस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि एयर के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो होता है N2। N2 होता है 78%, O2 जो होता है 21%, और बाकी का जो 1% है उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। ठीक है, इसके अलावा डस्ट, स्मोक एंड अदर गैसेस, जो भी ये अदर गैसेस होती हैं ये सभी पाए जाते हैं बाकी के 1% में। और आप देख पा रहे होंगे कि वाटर वेपर भी इसका एक कंस्टिट्यूएंट है, यानी कि जो एयर है, अभी हमारे आसपास भी जो एयर है इसमें वाटर वेपर भी है थोड़ा बहुत। ठीक है, क्या है? वाटर वेपर भी है, जल वाष्प भी है। ठीक है, चलो। अभी जो जल वाष्प है इसका टेम्परेचर ज्यादा ही होगा, जिससे ये जब टेम्परेचर बड़ा होगा तभी तो ये जल वाष्प बना होगा जल से, है ना। जल वाष्प कैसे बनता है? जब जल वाटर से ही तो बनता है। जैसे अभी हमने पीछे इवेपोरेशन की प्रोसेस पढ़ी थी, तो हमने देख लिया था कि इवेपोरेट कैसे होता है पानी, इसके जो वेपर्स हैं वो कैसे बनते हैं, ये हमने देख लिया था। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा, ज्यादा ही होगा, जिससे कि ये अभी भी वाटर वेपर की फॉर्म में है। जब टेम्परेचर कम होगा तो ये लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलो। तो ये तो हम समझ गए हैं कि एयर में वाटर वेपर होता है। अब ये जो बॉटल है इसके आसपास भी क्या होगी? इसके आसपास भी क्या होगी? एयर होगी। ठीक है, एयर होगी। और वो जो एयर है वो इसके ठंडे सरफेस पर जब टकराएगी, जब भी ये एयर, ये जो
वाटर वेपर है, एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर जो है, WV शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। वाटर वेपर जो है वो जब इस बॉटल के सरफेस पर टकराती है, इस बॉटल के सरफेस पर जब टकराएगी तो वो लिक्विफाई हो जाएगी, यानी कि ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगी और आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। समझ में आया? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, जहां पर गैसियस फॉर्म से क्या हो रहा है, सिंपल क्या है, वाटर वेपर क्या है, एक गैस है, गैस से किस में चेंज हो रही है, ये लिक्विड में, यानी कि गैस से द्रव अवस्था में ये बदल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 3-4 चीजें हम समझ गए हैं कि एयर में वाटर वेपर होता है, वो वाटर वेपर जब किसी ठंडी सतह पर टकराता है, सर बॉटल की बात नहीं करेंगे, कोई भी ठंडी सतह वाली चीज, मान लो हमने फ्रिज में एक खाली गिलास रखा हुआ है, उस खाली गिलास को जब हम बाहर निकालेंगे तो अब वो गिलास खाली है, लेकिन कैसा है, उसका जो सरफेस है, उसकी जो सतह है वो कैसी है, ठंडी है। अब इस ठंडी सतह पर जब एयर जो है वो टकराएगी और उसमें जो वाटर वेपर है वो उस ठंडी सतह पर टकरा करके क्या बन जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। क्लियर है इतना? चलो तो इसको रीड कर लेते हैं। संघनन प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पदार्थ की भौतिक गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में बदल जाती है। तो जो वाटर है वो क्या हो रहा है, गैसीय अवस्था से द्रव यानी कि लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। उदाहरण के लिए संघनन तब होता है जब हवा में मौजूद जलवाष्प यानी कि एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर गैसीय रूप ठंडी सतह के संपर्क में आने पर तरल पानी में बदल जाता है। तो जब ये वाटर वेपर किसी भी ठंडे सरफेस पर टकराते, ठंडी सतह पर टकराते हैं तो ये लिक्विफाई हो जाते हैं, यानी कि पानी में बदल जाते हैं गैस से। जब हवा में मौजूद पानी ठंडी सतह के संपर्क में आता है तो ये संघनित होकर पानी की बूंदें बनता है, ठीक है। तो ये जो ठंडा पानी है, मतलब ये जो पानी है जो हवा में मौजूद है, जिसको हम जलवाष्प कह रहे हैं, तो जब ये किसी ठंडी सतह के संपर्क में आता है तो संघनित हो जाता है और बूंदों में बदल जाता है। संघनन का विपरीत वाष्पीकरण प्रतिक्रिया है। अब संघनन का विपरीत क्या है, विपरीत यानी कि जहां पर द्रव से गैस बनता हो, वो क्या हो गया, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। द्रव है, द्रव से क्या बन रही है, गैस बन रही है, उसे हम कहेंगे वाष्पीकरण। तो संघनन का जो विपरीत है, उल्टा है, अपोजिट है, वो है इवेपोरेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन और इवेपोरेशन इसीलिए हम इन्हें साथ साथ पढ़ते हैं। तो पहले हमने इवेपोरेशन पढ़ लिया था, अब हम कंडेंसेशन पढ़ रहे हैं। तो इतना समझ में आया कि कंडेंसेशन क्या है, कैसे होता है, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। सर्दियों में आपने देखा होगा इस तरीके से, जो आपकी विंडोज हैं उनके बाहर से ऐसी बूंदे बूंदे आपको दिखाई देती है, ठीक है। तो विंडो के बाहर ये बूंदे कहाँ से आई, है ना, कोई पानी थोड़ी ना डालता है, कहाँ से आती है बूंदे, जो ये जो विंडो का जो ये सरफेस है ये कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और जब इस पे क्या करती है, जो गर्म जलवाष्प है यानी कि जो टेम्परेचर में ठीक है, वो जलवाष्प जब इस पे टकराती है तो संघनित हो जाती है और लिक्विफाई हो जाती है। क्लियर है इतना? चलो नोट करो बच्चों इसको। चलिए तो संघनन आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं कि परिभाषा को और कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है संघनन को वैकल्पिक रूप से निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे संघनन तब होता है जब गैस तरल में बदल जाती है, सिंपल, जो कि अभी हमने देखा कि गैसीय अवस्था से किसमें चेंज हो रहा है, ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा है, ठीक है। अगला है संघनन में उन अभिक्रियाओं को शामिल किया गया है जिनमें दो अणु जल की हानि के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। अगला है संघनन को किसी प्रणाली से ऊष्मा को इस प्रकार हटाने के रूप में परिभाषित किया जाता है कि वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जाए। सिंपल, तो कुछ ये डेफिनेशंस भी है संघनन की, तो आप इनको भी कंसिडर कर सकते हो, आप इन्हें भी देख सकते हो। तो एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, तो देखो ये प्रोसेस, ये जो इमेज आपको दिख रही है, इस इमेज में क्या हो रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है? तो इस इमेज में देखो क्या हो रहा है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। लिक्विड क्या, यानी कि हमारी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चेंज हो रहा है। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज, अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर रखी गई है एक बर्नर है या कैंडल है, मान लो कुछ भी चीज है ये, जिससे क्या मिल रही है, इसे हीट मिल रही है। अब ये रखी गई है कैटल, और कैटल के अंदर है वाटर। ठीक है, कैटल के अंदर क्या है, वाटर है। अब जैसे जैसे हीट यहाँ से मिलती जा रही है तो अंदर का पानी क्या होगा, बॉयल होने लगेगा। क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, यानी कि उबलने लगेगा। अब जैसे ये बॉयल होने लगेगा तो इसके वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे, यानी कि वाष्प बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये वेपर जो है, अब ये केटल हर जगह से बंद है, सिर्फ इसका जो ये माउथ है, सिर्फ ये माउथ ओपन है। ठीक है, तो इस माउथ से क्या होगा, ये जो वेपर्स हैं ये बाहर आ रही हैं। ठीक है, अब ये वेपर्स कैसी होंगी, गर्म होंगी, हॉट होंगी, है ना, हॉट होंगी ये वेपर्स, गर्म होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने रख दिया एक कोल्ड सरफेस। ये क्या है, एक कोल्ड सरफेस है। ये एक सरफेस है जो कैसा है, कोल्ड है, यानी कि ठंडा है। या हम ऐसा कोई भी और सरफेस रख सकते हैं, उसके ऊपर बर्फ रख सकते हैं ताकि सरफेस ठंडा हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया है कोल्ड सरफेस। अब होगा क्या, ये जो हॉट वेपर्स हैं, ये वेपर्स टकराएंगी इस सरफेस पर। ठीक है, इस सरफेस पर टकराएंगी, और इस सरफेस पर टकरा करके ये क्या हो जाएंगी, लिक्विफाई हो जाएंगी। किस में परिवर्तित हो जाएंगी, लिक्विड में परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा अपने घरों में ऐसा होते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ठंडे सरफेस की जरूरत है, नहीं, आप यहाँ पर नॉर्मल सरफेस भी ले सकते हो जो रूम टेम्परेचर पर है। कोई जैसे कोई भी प्लेट आप ले सकते हो, घर में इतने सारे बर्तन होते हैं, कोई भी प्लेट आप यहाँ पर रख सकते हो, तो तभी भी क्या ये लिक्विफाई होगा। हमें तो सिर्फ ये पढ़ा अभी पीछे कि कोल्ड सरफेस पर, हाँ तभी भी ये लिक्विफाई होगा क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो जो एनवायरमेंट में प्रेजेंट जो वाटर वेपर है वो तो यहाँ पर संघनित नहीं होगी अगर सरफेस कोल्ड नहीं है। लेकिन अगर सरफेस कोल्ड है तो जो एयर, जो हमारी जो एयर है, एयर में जो वाटर वेपर है वो भी संघनित होगी, और ये तो संघनित होगी ही। इसके अलावा अगर सरफेस कोल्ड नहीं है, मान लीजिए ये सरफेस जो है कोल्ड नहीं है, सिर्फ केवल सरफेस है एक, कोई भी हमने सरफेस लिया है। ठीक है, उस पर जब ये टकराएगा वाटर वेपर, तो ये काफी ज्यादा हॉट है, तो ये सरफेस पर जब टकराएगा, इससे कंपैरिजन में तो सरफेस क्या है, ठंडा है, सरफेस पर जब टकराएगा तो अपने आप ही लिक्विफाई हो जाएगा, संघनित हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है इसमें। तो आपने देखा होगा कि जब आप घर में, जैसे आपके मदर हैं तो रोटी बनाते हैं, तो रोटी बनाने के बाद आप किसी बर्तन में उसे रखते हो रोटियों को, और उसके ऊपर ढक्कन मार देते हो ताकि वो ठंडी ना हो। तो क्या होता है, रोटियों से भी क्या निकलती है, भाप निकलती है, और वो भाप उस डब्बे के ढक्कन पे जाकर के लगती है। तो डब्बे के ढक्कन में आपको पानी पानी महसूस होगा, है ना, पानी दिखेगा, यानी कि ड्रॉपलेट्स दिखेंगी। तो वो भी किस वजह से बनी, वो भाप जो है वो टकराया है ऊपर उस सरफेस पर, और उससे जो है वो ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। या कभी आप खाना बनाते हो, सब्जी बनाते हो, तो सब्जी बनाते समय आप उसके ऊपर ढक्कन रख देते हो, तो जब ढक्कन को उठाते हो तो देखते हो उसमें पानी की बूंदें होती हैं। वो पानी की बूंदें कहाँ से आती है, वो भी संघनित होकर के आती है ना, वो जो वाष्प बनती है उस, वो जो फिर वो उस सरफेस पर टकराता है और लिक्विफाई हो जाता है। क्लियर है इतना? चलिए, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे कंडेंसेशन के, तो आपने देख लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा होगा, है ना, कंडेंसेशन का एग्जाम्पल। चलो, तो कंडेंसेशन इज द चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स गैसियस फॉर्म, इनटू लिक्विड वाटर। ठीक है, लिक्विड, गैसियस से लिक्विड में कन्वर्ट होना जनरली occurs in the atmosphere when warm air rises, cool and loses its capacity। तो जनरली ये एटमॉस्फेयर में होता रहता है जब वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है, ठंडी होती है और अपनी होल्ड करने की कैपेसिटी को खो देती है।
एज अ रिजल्ट एक्सेस वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड ड्रॉपलेट। जिस वजह से जो एक्सेस वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर के क्लाउड ड्रॉपलेट्स बना देते हैं। ठीक है, तो क्लाउड ड्रॉपलेट्स भी कंडेंसेशन से ही बनता है, जो कि हमने देख लिया है। बाकी कंडेंसेशन को तो बहुत डिटेल में हमने पढ़ लिया है, तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये भी आपको नोट कर लेने हैं इससे रिलेटेड। चलिए, तो कंडेंसेशन से आगे बढ़ते हैं, घोल और घुलनशीलता के बारे में बात करते हैं। चलो, तो इसे समझते हैं। जब पानी में थोड़ा नमक डाला जाता है और हिलाया जाता है तो नमक गायब हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नमक पानी में घुल जाता है। सिंपल सी बात है, हमें पता है ये, है ना, कि जब हम नमक पानी में नमक डालते हैं और उसे हिलाते हैं तो नमक जो है पानी में घुल जाता है। स्टिर करना जरूरी होता है। नमक जो है पानी में घुल जाता है। ठीक है, बिल्कुल नमक पानी में घुल जाता है और हमें ऐसा लगता है कि नमक पानी में गायब हो गया है क्योंकि वो पानी में घुल जाता है। तो नमक क्या है, पानी क्या है, और जो इसका एक क्या बना है, घोल बना है, वो क्या है। नमक और पानी को मिला करके नमक पानी का एक घोल बनता है। ठीक है, तो नमक क्या है बच्चों, इसमें नमक है सॉल्यूट। नमक क्या है, सॉल्यूट। और पानी क्या है, यानी कि सॉल्यूट को जिसमें घोला जाता है। जैसे पानी में नमक नहीं घोल रहे, नमक में नमक को पानी में घोल रहे हैं, है ना। जैसे हम क्या कर रहे हैं, पानी में नमक को घोल रहे हैं, नमक में पानी नहीं घोल रहे, है ना। नमक की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, पानी की क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो जो कम क्वांटिटी वाला है और जिसको घोला जाता है उसे सॉल्यूट कहा जाता है, और जो ज्यादा क्वांटिटी वाला है और जो सॉल्यूट को अपने अंदर घोलता है उसे कहा जाता है सॉल्वेंट। क्लियर। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिल करके जो बनता है उसे कहा जाता है सॉल्यूशन। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जो कम क्वांटिटी में है उसे सॉल्यूट कहेंगे, जो ज्यादा क्वांटिटी में है उसे सॉल्वेंट कहेंगे, और दोनों से मिल करके जो तैयार होता है उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन हम तभी कहेंगे जब दोनों आपस में अच्छे से घुले हुए होंगे। अगर अच्छे से घुले हुए नहीं हुए होंगे तो हम इसे सॉल्यूशन नहीं कहेंगे बल्कि हम इसे मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन और मिक्सचर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो जो होमोजीनस होते हैं हम उन्हें ही सॉल्यूशन कहते हैं, और जो हेट्रोजीनस होते हैं उन्हें हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, चलो, तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस में डिफरेंस क्या है हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। तो होमोजीनस जो अच्छे से घुल जाते हैं वो होमोजीनस होते हैं, और जो अच्छे से नहीं घुलते, जहां पर हमें जो कंपोनेंट है वो अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि हम कहें फ्रूट चाट है, तो फ्रूट चाट में अलग अलग फ्रूट्स होते हैं। जब हम फ्रूट चाट बनाते हैं तो हमें अलग अलग फ्रूट्स दिखाई देते हैं। है तो ये भी क्या एक मिश्रण है, मिक्सचर है, लेकिन उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से ये कैसा है, हेट्रोजीनस। जैसे हम कहें पानी और चॉक पाउडर का मिश्रण है, या पानी और रेत का मिश्रण है, जिसमें हमें रेत और चॉक पाउडर दोनों अलग अलग दिखते हैं, पानी भी दिखता है। इसका मतलब ये एक मिक्सचर तो है, लेकिन कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। तो हेट्रोजीनस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे हम होमोजीनस मिक्सचर को। जैसे नमक और पानी का सॉल्यूशन है, चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, जिसमें दोनों कंपोनेंट, दो या दो से अधिक कंपोनेंट जो भी है वो हमें अलग अलग नहीं दिखाई देते। जैसे हम कहें मिक्स फ्रूट जूस है, तो मिक्स फ्रूट जूस में बनाना भी है, मैंगो भी है, गुआवा भी है, ठीक है, अनार भी है यानी कि पोमोग्रेनेट भी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं। लेकिन जूस में सिर्फ हमें क्या अलग अलग फ्रूट्स दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते ना। जूस तो हमें सारे फ्रूट्स का मिक्स होकर के दिखाई देगा। तो ये एक कैसा सॉल्यूशन है, ये एक होमोजीनस सॉल्यूशन है, जहां पर हमें अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग नहीं दिखाई देते, बल्कि हमें एक ही कंपोनेंट दिखाई देता है।
ठीक है, लेकिन होते उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट है, इस वजह से वो एक सॉल्यूशन तो है क्योंकि उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट है, लेकिन कैसा सॉल्यूशन है, होमोजेनियस सॉल्यूशन है। तो जो होमोजेनियस सॉल्यूशन होंगे उन्हीं को हम सॉल्यूशन कहेंगे, बाकी जो हेट्रोजीनियस होते हैं उन्हें हम मिक्सचर कहेंगे। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। बाकी होमोजेनियस में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, हमेशा एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। जो कम मात्रा में होगा या जिसे घोला जा रहा है वो हमारा सॉल्यूट होगा, और जिसमें घोला जा रहा है ऑब्वियसली वो ज्यादा मात्रा में ही होगा, उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। तो ज्यादातर सॉल्यूशन देखोगे आप हायर क्लासेस में जाओगे, ज्यादातर जो आपको सॉल्यूशन दिखेंगे वहां पर पानी जो है वो हमेशा सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, ज्यादातर। मैं ये नहीं कह रही कि हर केस में ऐसा होगा, लेकिन ज्यादातर केस में आपको जो है पानी ही एज अ सॉल्वेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में ज्यादातर। ठीक है, चलो, तो इतना समझ में आया सॉल्यूट सॉल्वेंट का, यानी कि विलय है, ये विलायक है, और ये मिलकर के बनता है विलयन। क्लियर है? चलो, तो इतना आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। आगे है, घुलना एक ऐसा परिवर्तन है जहां पदार्थ उस सरल पदार्थ के साथ पूरी तरह से मिल जाते हैं जिनमें उन्हें मिलाया गया है। यानी कि पदार्थ जो है उस सरल पदार्थ के साथ मिल जाएगा जिसमें उसे मिलाया जा रहा है। यानी कि जैसे नमक एक तरल एक पदार्थ है और पानी एक तरल पदार्थ है, तो नमक को जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो उसमें अच्छे से मिल जाता है। ठीक है, तो वही क्या है, घुलना है। सभी पदार्थ पानी में नहीं घुलते, और एक और चीज जानने वाली ये है कि सारे ही पदार्थ पानी में नहीं घुलते। ठीक है, कुछ पदार्थ जैसे कि नमक चीनी पानी में घुलते हैं और घुलनशील पदार्थ कहलाए जाते हैं, और जैसे कि चौक है रेत है, ये पदार्थ ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुलते और इन्हें अघुलनशील पदार्थ कहते हैं, या ये अघुलनशील पदार्थ कहलाए जाते हैं। तो दो पदार्थों के बारे में हमें समझना है, एक जो होते हैं घुलनशील और एक जो होते हैं अघुलनशील। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? घुलनशील पदार्थ जो आसानी से पानी में घुल जाते हैं, जैसे कि नमक पानी में घुल जाता है। ठीक है, चीनी पानी में घुल जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा विनेगर है, नींबू का रस है, तो ये सारी चीजें पानी में घुल जाती हैं आसानी से। तो पानी में जो भी आसानी से घुल जाएगा घुलनशील पदार्थ कहलाया जाएगा। दूसरी तरफ बढ़े तो जैसे रेत है, चौक पाउडर है, पत्थर है, कपड़ा है, ठीक है, प्लास्टिक है, पत्ते हैं, पौधे हैं, तो ये सभी पानी में घुलनशील नहीं होते, तो इन्हें अघुलनशील पदार्थ कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये तो हमने इनको जनरली डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पर हम इन्हें जो है प्रॉपर सब्सटेंसेस में डिवाइड करेंगे कि घुलनशील कौन से। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है चीनी है, नमक है, ये घुलते हैं पानी में तो घुलनशील है। जैसे कि रेत है, चॉक पाउडर है, ये नहीं घुलते तो अघुलनशील है। यानी कि ये हमारे सॉल्यूबल है, सॉल्यूबल यानी कि घुलनशील, और ये है इनसॉल्यूबल यानी कि अघुलनशील। क्लियर? तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लो इसे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।